नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले बहुत समय से हम इस चैनल पे आपसे मिल नहीं रहे हैं। इसके लिए आपसे क्षमा याचना चाहते हैं कि किन्हीं कुछ निजी कारणों से कहिए या फिर कुछ और कारण कहिए, हम आपसे इस चैनल पर वार्ता नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के संदर्भ में हमने लिख रखा है कि हमारा उद्देश्य आपको आत्मनिर्भर बनाना है और इसी के संदर्भ में कुछ वीडियोज़, कुछ श्रृंखलाएँ हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करी। तो उनमें अच्छा फीडबैक मिला, इसके लिए आपसे धन्यवाद। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो आपके लिए ज़रूरी थी, या फिर यूँ कहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज को बताना ज़रूरी है, या फिर जिनमें हमारी रुचि होना ज़रूरी है। तो मित्रों, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है जो होती है हमारे लिए खुद के ऊपर, और एक होती है हमें दूसरे के लिए अप्लाई करने पर। जो खुद के ऊपर अप्लाई करने की होती है, वो बहुत ही कम लोग हमें बताते हैं। दूसरों के लिए तो लोग भाग दे ही देते हैं। जैसे परीक्षा हमें पास करनी है, तो वो दूसरे के रूप में लिखना है, हमें पढ़ाना है, तो वो दूसरे के लिए, वो तो सब चीज़ें होती है। लेकिन खुद के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, वो क्या-क्या करें? तो इसके लिए हम एक मुख्य बातें जानते हैं कि खुद को जानना। तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि व्यक्तित्व के ऊपर और रुचि, अभिरुचि इत्यादि, इत्यादि के ऊपर मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा। तो रुचि और अभिरुचि आपको बताई, और अब हम चलेंगे अपने ऊपर। तो इससे रुचि-अभिरुचि का संबंध विज्ञान के साथ-साथ में मनोविज्ञान से भी है। तो हम आपके समक्ष मनोविज्ञान को प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको दोहरा फ़ायदा मिल सके। एक तो अगर आप शिक्षा क्षेत्र में हैं, तो मनोविज्ञान का काम वहाँ पे अच्छी तरह चलता है। और एक दूसरा ये है कि अगर आप अपने आप को जानना चाह रहे हैं, तो मनोविज्ञान का सहारा लेकर के आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मनोविज्ञान कहाँ-कहाँ काम आता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। मनोविज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं। दूसरी बात, मनोविज्ञान शिक्षा के सभी क्षेत्रों में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आता है। देन इसके अलावा अगर आप स्त्री हैं, तो आपके बच्चों को जानने में, समझने में बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ही बातें बताई जाएगी, बच्चा इस तरह से सोचता है, हम इस तरह से सोचते हैं, वगैरह-वगैरह। तो हम आपको एक छोटे बच्चे के लिए भी बताएँगे, और आप खुद के लिए भी बताएँगे, युवा के लिए भी बताएँगे। मनोविज्ञान इसमें बहुत सी बातें आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि अगर आप एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी महत्वपूर्ण आपके लिए ये चीज़ रहेगी। और अगर आप गृहस्थ जीवन में आ रहे हैं, या गृहस्थ जीवन में आने वाले हैं, तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को समझना आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये आजकल के माँ-बाप के लिए बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण भरा विषय है। क्योंकि माँ-बाप चाहते हैं कुछ और, बच्चे कर रहे हैं कुछ और। तो हो सकता है हम बच्चे को समझ करके वही हम चाहें कि जो बच्चा चाह रहा है, और उसी दिशा में बच्चे को डालें जहाँ पे जाना चाह रहा है। क्योंकि विपरीत दिशा में जाने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। वापिस आना पड़ेगा, या फिर वहाँ से डामाडोल हो जाएगा मामला। तो इसीलिए आपको हम साइकोलॉजी की एक सीरीज़ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बाल विकास के साथ-साथ में हमारी जो मुख्य चीज़ें हैं, रुचि, अभिरुचि इत्यादि, इत्यादि। एक बात और आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर दें कि साइकोलॉजी के अलावा जब हम साइकोलॉजी की बात ही कर लेते हैं, तो कुछ परीक्षाएँ हैं जिनमें साइकोलॉजी आती है। आप सब जानते हैं, टीचर के लिए सारी परीक्षाएँ हैं। तो अभी फ़िलहाल में एक नोटिफ़िकेशन आया हुआ है सीटेट का, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट अर्थात कि सेंट्रल टेस्टिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, टीचर के लिए जो केंद्रीय की भर्तियाँ हैं, उनके लिए वो है। तो केंद्र की भर्तियों में अब अगर आप परीक्षा देंगे, तो हम आपके समक्ष में साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के अलावा एक ऐसा विषय है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्यों ना हम आपको ऐसी ही चीज़ बताएँ जो कि बहुत ही कम लोगों के पास उपलब्ध है। तो वो है संस्कृत के संबंध में बातें। तो संस्कृत एक ऐसा विषय है, तो लैंग्वेज 2 लेनी पड़ती है इसमें, एक कोई-सी भी लो। आप संस्कृत अगर लैंग्वेज लेते हैं, तो आपके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि संस्कृत हम आपको बताने वाले हैं इस चैनल पे। और सीटेट की जब तक परीक्षा है जनवरी तक, आपको पूरी संस्कृत के संदर्भ में किस प्रकार प्रश्न आएँगे, किस प्रकार के प्रश्न हैं, क्योंकि संस्कृत की शब्दावली समझ में नहीं आती है, और अंग्रेजी की और ज़्यादा समझ नहीं आती है, तो लोग बाग संस्कृत ले लेते हैं, और संस्कृत में लेने के कारण उनके नंबर बहुत कम आते हैं, फेल भी हो जाते हैं बहुत लोग। तो जो आपकी कमज़ोरी है सबसे ज़्यादा, हम उसको आपकी मजबूती बनाना चाहते हैं। संस्कृत में जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, संस्कृत में कैसे पढ़ा जाए, किस प्रकार समझा जाए, किस प्रकार परीक्षा में तैयार हो,
और कैसे पढ़ें कि पेपर हमारे तुरंत समझ में आ जाए। ये सारी बातें आपको धीरे-धीरे एक श्रृंखला में प्रस्तुत करेंगे। एक श्रृंखला हम आपके समक्ष जो कि साइकोलॉजी की डालेंगे ताकि आपको बिल्कुल बेनिफिट से बेनिफिट मिलता रहे। आत्मनिर्भर आप बनेंगे ऐसी बात नहीं है। साइकोलॉजी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टीचिंग के लिए कि आप यहाँ जाएँ कि हमें इस प्रकार अपने आप को समझना है या अपने व्यक्तित्व में डेवलप करना है या हमारे बच्चों को हमें समझना है तो कैसे समझें वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम वादा करते हैं कि आपके समक्ष लगातार आएँगे और जब तक कि सीटेट की परीक्षा है संस्कृत के संदर्भ में जितना ज़्यादा हो सके आपके समक्ष में हम आएँगे। तो संस्कृत का एक बार सिलेबस हम देखेंगे, तो सिलेबस लगभग लैंग्वेज 2 और 1 का सेम रहेगा। एक समस्या और आती है कि लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 और 2 के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस लगभग सेम रहता है, प्रश्नों का थोड़ा-सा माध्यम कहने का फेर-बदल कर दिया जाता है भाषा में, थोड़ा-सा घुमा के कह दिया जाता है, तो घुमा के लेवल 2 का हो जाता है, थोड़ा सीधा लेवल 1 का हो जाता है। तो 2 लैंग्वेज होती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आप लेंगे तो और थोड़ा-सा हार्ड आएगा, लैंग्वेज 2 में लेंगे थोड़ा हल्का आएगा प्रश्न पत्र और लैंग्वेज 2 में भी अगर पेपर 2 में ले लिया तो और भी हार्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी अच्छी तरह जानते हैं तो आप हिंदी को लैंग्वेज 1 में लें, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अगर आपको अंग्रेज़ी थोड़ी और अच्छी आती है तो आप अंग्रेज़ी लैंग्वेज 2 में लें, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपको अंग्रेज़ी नहीं आ रही है तो आप संस्कृत लीजिए क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत हमारे समझ में आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो कतई समझ नहीं आते हैं और उनकी वजह से हमें पछताना पड़ जाता है। तो उन शब्दों की, उन कमज़ोरियों को आपकी को दूर करने के लिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। क्योंकि ये ऐसा विषय है जो कि वंचित है अभी तक यूट्यूब से और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो संस्कृत में पढ़ा पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हों लेकिन आपकी नज़र में नहीं आ रहे हों क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें टीचर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टीचर ऐसे हैं जो खुल के सामने नहीं आते हैं या फिर हम यूँ कहें कि लेवल टीचरों का जो है वो कम ही है। उच्च वर्ग के टीचर संस्कृत में कम हैं। जैसे कि आप समझें पीएचडी वगैरह किए हुए या फिर आप यूँ कहें कि कॉलेज लाइन के लोग। तो कॉलेज लाइन के लोग अगर बीएड लाइन के लोग संस्कृत के मिलेंगे आपको तभी आपको संस्कृत समझा पाएँगे। मैं आपको इसीलिए संस्कृत समझा रहा हूँ कि संस्कृत जितना आपको समझा और पढ़ा नहीं रहा हूँ ये समझ लीजिए। मैं तो आपकी सहायता कर रहा हूँ मेरे को जितना मुझे संस्कृत में आता है उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा क्योंकि हिंदी भी मुझे आती है और संस्कृत भी मुझे थोड़ी-थोड़ी आती है। तो हिंदी और संस्कृत जिस तरह से आपको बताऊँगा मैं कॉम्बिनेशन मिला के, उस तरीके से आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं पूर्णतः संस्कृत में विद्वान बना दूँगा। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपको परीक्षा में पास होने लायक मैटर आपको संस्कृत में प्रोवाइड करवा दूँगा। कारण ये है कि संस्कृत को समझना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। हिंदी को एक बार अगर आप समझ लें तो संस्कृत को समझना आसान है। लेकिन एक बार पहले आप हिंदी समझ लीजिए। हिंदी के बाद में संस्कृत में उसको कैसे समझते हैं वो समझाऊँगा मैं आपको। आप हिंदी में आराम से पेपर को समझिए, संस्कृत में आपको समझाऊँगा। ट्रांसलेट करने की बात है, ट्रांसलेट करूँगा। अगर पेपर ट्रांसलेट हो जाए तो आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको ये खूब पता है। भई अस्थि यानी है, आपको पता ही नहीं रहेगा अस्थि यानी है, तो आप कैसे समझेंगे? क्या है, वहाँ पे आ गया। तो क्या है आप हिंदी में देंगे उत्तर आराम से दे देंगे, लेकिन किम अस्ति तो आप समझ नहीं पाएँगे। जबकि आपको मैं उसको बता दूँगा कि किम अस्ति का मतलब क्या है हुआ, तो जहाँ पे आप किम अस्ति देखेंगे वहाँ से सीधा प्रश्न उठा के देख लेंगे, क्या है पूछ रहा है। बाकी तो उसमें देख ही लेंगे। तो गद्यांश आते हैं मित्रों और गद्यांश कैसे करते हैं वो आपको 10वीं, 11वीं, 12वीं सब में आपको बताया होगा आपके गुरुओं ने। गद्यांश का भी एक छोटा ट्रिक होता है, अगर आपको नहीं बताया तो मैं उसमें आपको बताऊँगा वीडियोज़ में, श्रृंखला में। गद्यांश को जिस प्रकार से हम हल करते हैं, उसी प्रकार से वो हल होता है। जितना आसानी से भी कर सकते हैं हम उसको। इसकी कुछ ट्रिक है, कुछ विशेष बातें हैं गद्यांश को हम आधा घंटे 1 घंटे के बजाय हम उसको 5 या 10 मिनट में हल करें और शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से हल करें। ये बातें आपके समक्ष मैं बताऊँगा। तो इसी के संदर्भ में आपसे मिलना था और आपके समक्ष ये घोषणा करते हैं कि जो संस्कृत की सीरीज़ है वो आपके समक्ष जल्दी आएगी और साइकोलॉजी की सीरीज़ भी आपके समक्ष लाने की हम कोशिश करेंगे।
तो अगली वीडियो में हम आपके समक्ष पहले तो सिलेबस और पैटर्न समझाएँगे, देन उसके बाद में आपके समक्ष संस्कृत के जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।